स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक बार फिर ये वर्ल्ड खत्म हो चुका है। जगह जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे, मूर्तियां गिर रही थी, बिल्डिंगें गिर रही थी और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। आसमान से बिजलियां गिरती है, कोई कहता है भागो, और एक बच्चा रो रहा था और वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था, और कोई कहता है इधर इस रास्ते से मत जाओ, इधर से जाओ। सब जगह केओस मचा हुआ था, ग्राउंड पूरा कोलेप्स हो रहा था। एक लाल बालों वाली लड़की किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है। वहां पर एक आदमी पहले से ही खड़ा था और केओस को देख रहा था। तभी वो लड़की उसके पीछे पहुंचती है और कहती है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, आखिर ये कितनी कितनी बार हो चुका है। और वो अपने दांत पीसती है और गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसकी तलवार में ओरा इकट्ठा होने लगता है। फिर वो आदमी उसकी तरफ एक अजीब सी स्माइल करता है और पीछे मुड़ता है और अपनी तलवार से उसकी तलवार को हवा में उड़ा देता है और कहता है, ये क्या अभी भी कुछ छोटी मछलियां बची हैं? तुम क्या कर रही हो सापित बुढ़िया? मैं तुम जैसी बेकार तुच्छ चीज से नहीं निपटता। हाँ, ये अनोइंग है। वो लड़की उसे गुस्से से देखने लगती है और कहती है, मर जाओ, और उस पर हमला कर देती है। फिर उस पर्सन का एक और साथी आते हुए कहता है, आह, ये फिर से, हे, क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं? और वो ये स्माइल करते हुए कहता है। फिर हमारी एमसी कहती है, वर्ल्ड को बचाने की एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने ये सोचा था, बस थोड़ा सा और ये बास्टर्ड, वो इतना कहती है कि किसी की आवाज आती है, ओह माय, तुम्हारा चेहरा तो बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे ये एक्सप्रेशन बहुत पसंद है, मैं इसे और भी अडोरेबल बना देता हूँ। और हमारी एमसी उसके सामने तलवार लेकर खड़ी होती है और फिर वो कहता है, जब तक कि तुम मेरे आगे भीख ना मांगने लग जाओ मदद की। फिर कोई कहता है, क्या अभी तक तुम मरी नहीं? ये एक ह्यूमन के लिए टफ है कि वो हमारे आगे टिक जाए, लगता है तुम फन कर रही हो। मैं भी और नहीं चाहता, वैसे भी तुम्हारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, और अब टाइम वेस्ट करना बंद करो और डीमंस का खाना बन जाओ। फिर वो कहते हैं, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों? उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और मन में ही कहते हैं, रुक जाओ, मत करो। फिर वो कहती है कि आखिर तुम हर चीज डिस्ट्रॉय क्यों कर देते हो? फिर वो उसकी तरफ चाकू बढ़ाते हुए कहता है, क्या इसके लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत है? फिर वो उसके चिन्ह पर कट लगाते हुए कहता है, ये सिर्फ फन के लिए था, सिर्फ फन। तो फिर वो उसे मार देता है। फिर हमारी एमसी कहती है, हमेशा वर्ल्ड ऐसे ही फॉल हो जाता है, टूट जाता है। फिर हमें एक बेबी दिखाया जाता है और वो उस बेबी के शरीर में आ गई थी, उसका रिग्रेस हो चुका था। वो कहती है, बाय द वे, यहाँ भयंकर ठंड है। फिर वो सोचते हैं, वेट, क्या मैं बाहर हूँ? फिर वो कहती है, अब मैं फिर से कहाँ आ गई? फिर हमें एक बंदे के पैर दिखाए जाते हैं और वो कहता है, वो ये क्या चीज है? फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है और वो कहती है, ये आवाज बिहान वोल्फे, और ये आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती, ये वही दुश्मन होता है जिसने उसे पास्ट लाइफ में मारा था। फिर वो कहती है, तुम्हें मिलकर अच्छा लगा, और हाँ, अब तुम मुझे यही मार डालोगे, है ना? फिर वो उसे उठाता है और कहता है, ये चीज यहाँ कौन छोड़ गया है? फिर वो सोचती है, तुमने क्या कहा बास्टर? ये चीज मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। फिर वो वहां करती है और वो कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है, हाउ फैसिनेटिंग। फिर उसका पूरा लुक दिखाया जाता है। फिर वो कहता है, तुम एग्जैक्टली हमारे लॉर्ड की तरह दिख रही हो, और उसके व्हाइट बाल और प्यारी सी रेड आईज होती हैं। फिर वो सोचती है, ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर ये सच है, फिर वो कहते हैं, ये मेरा सर भारी क्यों लग रहा है? और भारी तो लगेगा ही, ऐसे जो पकड़ रखा है बच्चे को। फिर वो कहती है, मेरी बॉडी भी कुछ अजीब लग रही है। और फिर वो कहती है, और ये क्या, मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए? फिर वो सोचती है, और ये जगह, ये भी कुछ जानी पहचानी लग रही है मुझे। फिर वो कहता है, बिहान,
तुम क्यूट दिख रही हो, क्या न्यूबॉर्न बेबीज सारे ही ऐसे होते हैं? फिर वो चौंक जाती है और कहती है, क्या न्यूबॉर्न बेबीज? मैं जितनी भी बार रिग्रेस हुई हूँ तो मैं जवान थी और ये एक इरेगुलर फिनोमिना था और वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने के कुछ ही सेकंड पहले मैं रिग्रेस होती थी, पर कई बार मैं कई महीनों पहले भी रिग्रेस हो जाती थी। फिर वो सोचती है और उससे अलग, फिर वो चौंकते हुए कहती है, मैं दुश्मनों के बेस की आगे हूँ। स्टार्टिंग में एमसी कहती है, 1000 रिग्रेशन के बाद मैं अब एक न्यूबॉर्न बेबी बन चुकी हूँ। फिर विहान एमसी को अंदर ले जाता है जहाँ पर आसपास सर्वेंट्स खड़े हुए थे और हमारी एमसी कहती है, डैम इट, पर विहान को कुछ और ही सुनाई देता है। वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें बाहर ठंड लग रही होगी, तुम जम गई होगी, चलो अब अंदर चलते हैं। और वो उसे लेकर अंदर आ जाता है और वो कहती है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि कोई मुझे पुलिस को एक लगेज के टुकड़े की तरह उठाए हुए है। और यहाँ पर हमें हमारे एमसी का नाम पता चलता है जो होता है ब्लिस, और ये उसकी पास्ट लाइफ का नाम है। फिर वो कहती है, बिहान तुम गुंडे कहीं के, तुम देखना। फिर कोई पर्सन बिहान को कहता है, सर बिहान आप कुछ देरी से आए हैं। तब बिहान कहता है, ओह निक, और ये होता है निजरेक जो इस मेंशन का बटलर है। फिर निक कहता है, सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या है? फिर बिहान ब्लिस को उसके आगे लाते हुए कहता है, एक बच्चा। बिहान ब्लिस को निक के मुंह के आगे लाके कहता है, क्या तुम देखना चाहोगे? फिर निक ब्लिस की आंखों को देखते हुए कहता है, इसकी आंखें। तभी बिहान कहता है, राइट, एनीवेज लॉर्ड अभी क्या कर रहे हैं? निक कहता है, लॉर्ड अभी नहा रहे हैं, पर क्या आप शायद इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? लॉर्ड का नाम सुनते ही ब्लिस को अचानक से कुछ ट्रिगर होता है और ब्लिस कहती है, उस बास्टर्ड के लॉयल सबॉर्डिनेट्स, लॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी, जो हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। कम से कम 10 साल बीत जाने पर ही मैं अपनी ताकत का अच्छे से यूज कर सकती हूँ। अगर मैं बड़ी होने से पहले उसका सामना करूंगी तो, और ये सोचते ही उसे अपनी पिछली मौत याद आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं फिर मर गई तो और भी छोटी हो जाऊंगी। और ये सोचते हुए वो अपना हाथ हिलाने लगती है। निक उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है और ब्लिस सोच रही होती है, क्या होगा अगर तब मैंने जन्म भी ना लिया होगा तो मैं इस टाइम नहीं मर सकती। और ये सोचते हुए वो निक की अंगुली पकड़ लेती है, जिससे निक हैरान हो जाता है और वो बिहान से कहता है, सर बिहान देखिए, बेबी ने अभी मेरी अंगुली पकड़ी। बिहान कहता है, क्या बस तुम्हारी? क्यों? निक कहता है, बेबी कहाँ छोटा और सॉफ्ट है। फिर वो एक आंख खोलकर देखती है। फिर बिहान कहता है, मेरी भी पकड़ो, मेरी भी। फिर वो सोचती है, शायद यही तरीका हो सकता है जिससे मैं सरवाइव कर सकती हूँ। हो सकता है ये तरीका काम कर जाए। अभी के लिए मैं वो करूँ जो मैं कर सकती हूँ। और खुश होते हुए सोचती है कि हो सकता है ये मुझे जिंदा छोड़ दे अगर मैं ओबीडिएंट बनी रहूं तो। और बिहान की अंगुली पकड़ लेती है, जिससे बिहान भी खुश हो जाता है और बिहान निक से कहता है, देखा, लगता है बेबी मुझे पसंद करती है। निक कहता है, बेबी ने मेरी भी अंगुली पकड़ी थी सर बिहान। फिर ब्लिस को अपनी पास्ट लाइफ वाला बिहान याद आता है जो उसे कह रहा होता है, तुम अभी भी कैसे टिकी हुई हो ब्लिस, ये और भी दर्द देने वाला है ना? और ब्लिस अब अपनी इस लाइफ के बिहान को देखती है जो कह रहा होता है, इसने मेरी भी उंगली पकड़ी, मैं कितना पापी हूँ। सोचने की बात है, पर ये मैं अभी भी बच्चों के बीच पॉपुलर हूँ। ब्लिस कहती है, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। पर बिहान को तो कुछ और ही सुनाई देता है, जिससे वो कहता है, क्या तुमने सुना? अभी इसने कहा, देखो मेरे भाई की तरफ। फिर ब्लिस कहती है, मैं इस तरह के गुंडे से कैसे हार सकती हूँ। फिर बिहान एक रूम में जाता है और कहता है, माय लॉर्ड इस तरफ देखिए, ये एक बड़ी खबर है। वहाँ एक पर्सन होता है जो तौलिए से अपना सर पहुंच रहा होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और वो होता है वेरन वुल्फे, स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी का एक मेंबर। तुम हमेशा ही ऐसे ही एक्टिंग करते हो, थोड़े मैनर्स रखो। और बिहान कहता है, रास्ते से हटो, मुझे अभी ये बेबी लॉर्ड को दिखाना है। फिर ब्लिस कहती है, यही है वो जिसने पिछली लाइफ में मेरी जान ली थी और वो फीलिंग मुझे अभी भी अच्छे से याद है। फिर ब्लिस कहती है, ये कोई ऐसा नहीं है जिससे पंगा लिया जा सके। वेरेन उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। ब्लिस सोचती है, क्या अभी मैंने कुछ गलत देखा? इसने अभी स्माइल किया मुझे देखकर। फिर बिहान कहता है, वेरेन क्या तुम्हें एक अमेजिंग चीज दिखाऊं? बेबी ने मेरा हाथ पकड़ा और ब्लिस को अपना हाथ देते हुए कहता है, चलो मेरा हाथ पकड़ो।
और बेचारी बेबस होकर उसका हाथ पकड़ ही लेती है और कहती है नहीं, यही है जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे जब मैं मुसीबत में होंगी। फिर बिहान कहता है, हे क्या तुमने देखा, तुम जेलस हो है ना, मुझे पता है तुम जेलस हो। फिर वेरेन ब्लिस को देखते हुए सोचता है, मैं भी चाहता हूँ कि ये मेरा हाथ पकड़े, पर बिहान कहता है, और बेबी की तरफ तो देखो, पर बिहान की नजर तो उसके हाथों पर ही टिकी होती है। फिर बिहान कहता है, ये लॉर्ड से मिलती है ना। फिर वेरेन कहता है, अब तुमने ये कहा है, वे दोनों सेम दिखते हैं। फिर ब्लिस सोचती है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों अंधे हो गए हैं? ये इम्पॉसिबल, इतना कहती है कि वो अपना चेहरा आईने में देखती है और शॉक हो जाती है और कहती है, ये कौन है? तब एक दरवाजा खुलता है और वो कह रही होती है, ये फेस तो इतना सोचती ही है कि वो किसी को देखकर हैरान हो जाती है जिसकी आंखें लाल और वाइट बाल थे उसी की तरह। ये बास्टर्ड, ये एम्पायर का ड्यूक है और डीमन रेलम का किंग है, जो दुनिया को उसके अंत तक ले गया था और जो दुनिया के अंत का कारण है। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है जिसका नाम है एड्रियन लूकस ब्रेंडेट। ब्लिस कहते हैं, लूकस वो मेरे सामने है। फिर लूकस ब्लिस को देखते हुए बिहान से कहता है, ये क्या है? बिहान कहता है, आप ना जानने का दिखावा कर रहे हैं ना। वो ब्लिस को लूकस के मुंह के आगे करते हुए कहता है, आपने हमें बताया तक नहीं कि आपका एक बच्चा है। ब्लिस घबराते हुए कहती है, बिहान यू पंक, उससे बिना बात के प्रवोक मत करो। बस इसकी बात पर ध्यान दिए बिना उसके आगे से निकल जाता है। बिहान कहता है, आप शर्मा रहे हैं ना, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हमें ये पता ना चले क्योंकि आप दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रहे हो। लूकस खतरनाक तरीके से कहता है, इसे बाहर फेंक दो और बकवास बंद करो। और ये सुनकर वेरन भी चौंक जाता है। फिर बिहान कहता है, बाहर फेंक दो, इससे आपका क्या मतलब है? ये छोटी बेचारी बच्ची बाहर पूरी रात कैसे बिताएगी जबकि बाहर इतनी ज्यादा ठंड है। फिर ब्लिस लूकस को गाली देते हुए कहती है, तुम इतने नॉर्मल तरीके से शांत होकर कपड़े कैसे पहन सकते हो, जैसे कि तुमने कुछ अजीब कहा ही नहीं है। वॉट अ रूड जर्क, तो क्या हुआ अगर तुम एक डेविल हो? फिर वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहती है, अगर ऐसा ही है तो। फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लग जाती है और वो देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहती है, तो ये इस तरह बाहर आएंगे, और इससे इसका मतलब है जो वो रियल में वर्ड सोच रही है उसके उल्टा बच्चों वाले शब्द बाहर निकल रहे हैं। और वो कहती है, चलो अब मुझे तुम्हारा गला घोटने दो, जिससे पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर फेंक दो। और ये देखकर लुकस कहता है, ये क्या कर रही है? फिर वेरेन कहता है, शायद ये आपको हक करना चाहती है। फिर लुकस उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो सोच रही होती है, मैंने अपनी लाइफ में पहले ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि मैं जन्म लेते ही मतलब रिग्रेस होते ही मर जाऊं। प्लीज अगली बार मैं अपनी माँ के पेट में ही ना रिग्रेस हो जाऊं। और ये देखकर वो शौक हो जाती है कि लुकस ने अभी मुझे हक किया। फिर लुकस कहता है, मैंने जो भी पहले कहा वो मैं वापस लेता हूँ। फिर बिहान खुश होते हुए कहता है, मुझे पता था लॉर्ड ऐसा बेकार डिसीजन कभी नहीं ले सकते। वेरेन कहता है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें इसे डॉर्मेटरी में रखना चाहिए? फिर बिहान कहता है, मुझे पता लगाना है कि इसकी आंखें लाल क्यों हैं, मैं मेंशन में बाद में देखूंगा तुम्हें। फिर ब्लिस सोचती है, अभी ये क्या हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी खुशियां, मेरी सब सब कुछ उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अब क्यों ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा है? और ये सोचकर ब्लिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लूकस की बाहों में सो जाती है। और अब से हम ब्लिस को एलेनोर बुलाएंगे क्योंकि यहाँ पर लूकस ने उसे एलेनोर नाम दिया है। फिर ब्लिस की आंखें बिस्तर पर खुलती हैं। फिर उसके आसपास की मेट्स कहती हैं, आप उठ गई लेडी। फिर एक मेट कहती है, क्या वो सच में सर लूकस की बेटी हैं? दूसरी कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और एलेनोर कहती है, ये बेकार रिग्रेशन, क्या मैं छोटी बॉडी में रिग्रेस होती हूँ तो क्या मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है? यहाँ तक कि थोड़ी सी एंजाइटी से ही मैं आसानी से थक जाती हूँ और अब सोने का समय हो गया है। फिर एक मेड कहती है, चलो चलो अब आप सब बाहर इंतजार कीजिए क्योंकि मिस थक चुकी होंगी, तो मैं इन्हें सुला कर आती हूँ, आप मेरा बाहर वेट करिए। फिर वो कहती है, हेलो मिस एलेनोर, मेरा नाम मार्शा है। ये मेरे लिए होनर की बात है कि मैं आपको सर्व करूंगी, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी मिस। फिर मार्शा एलेनोर के सर पर हाथ रखती है और एलेनोर सोच रही होती है, तो वो एक ड्रीम नहीं था। और वो उस टाइम को सोच रही होती है जब लूकस ने उसे नाम दिया था। और वो कहती है, मुझे अभी भी नहीं पता कि वो सोच क्या रहा था उस समय। फिर मार्शा कहती है, ये पहली बार है कि कोई आप जैसा इस स्टेट में आया है।
क्योंकि यूजुअली बाकियों को डॉर्मेटरी में भेज दिया जाता है। मैं सरप्राइज थी कि सर ने ऐसा डिसीजन बनाया। मैं खुश हूँ सच में, और थोड़ी चिंता भी है मुझे। एलेनोर कहती है, डॉर्मेट्री? हाँ, यहाँ पर एक डॉर्मेट्री भी है जहाँ शेल्टर दिया जाता है उनको जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है या फिर जो ऑर्फन्स हैं। यहाँ एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है जहाँ उन बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनको वेपन चलाना सिखाया जाता है और वो बड़े होकर ह्यूमन वेपन्स बन जाते हैं लूकस के लिए, जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी उनके एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता उसे मार दिया जाता है या भगा दिया जाता है। फिर मार्शा एलेनोर के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं आपको अच्छे से बड़ा करूंगी अगर आप बहुत ही प्रिटी और लवली बड़ी होंगी। अगर लॉर्ड आपको पसंद करने लग जाएंगे तो आपको उस स्कैरी प्लेस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एलेनोर कहती है, यहाँ तक जा रही हो जबकि मैं तुम्हारी बेटी भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? और वो उसे देखने लगती है और किसी पर्सन की परछाई एलेनोर को देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में एलेनोर कहती है, मुझे यहाँ आए हुए 1 वीक हो चुका है। हाँ, व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम। मैं चाहती हूँ कि टाइम जल्दी से गुजर जाए ताकि मैं बड़ी हो जाऊं और लूकस को जल्दी से मार दूं। ये टाइम आराम से बैठे रहने का नहीं है। मैं अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कि मैं जल्दी से अपनी पावर अवेक करूं, पर मुझे एक ट्राई करना चाहिए। इनहेंस परफेक्शन, ये वो पावर है जो मुझे एबल करती है कि मैं दूर बैठे ही दूर की चीज़ें देख सकूं और सुन सकूं। मैं इसमें एबल हूँ कि मैं इस स्टेट के अफेयर्स अभी देख सकती हूँ और शायद मैं लूकस के सीक्रेट्स भी जान सकती हूँ। फिर वो अपनी पावर का यूज़ करती है और कहती है, चलो देखते हैं। और थोड़ा सा और, तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और एलेनोर कहते हैं, वेरेन। और वेरेन उसे देख रहा होता है और एलेनोर सोचती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तभी वेरेन उसकी तरफ अपनी अंगुली बढ़ाता है। एलेनोर सोचती है, कैसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ और ये एक ऐसा आदमी है जो मुझे अपनी एक उंगली से मार सकता है। फिर एलेनोर सोचती है, जिससे पहले कि मैं मर जाऊं उससे पहले मैं इसकी एक उंगली तो तोड़ ही सकती हूँ। और वो अपना हाथ ऐसे बढ़ाती है जैसे कोई टाइगर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वो उसकी उंगली को पकड़ लेती है। फिर वो अपनी एक आंख खोलकर देखती है और सोचती है, क्या मैं मरने जा रही हूँ? पर वेरन का एक्सप्रेशन तो कुछ और ही होता है। फिर वो सोचती है, इसके फेस को क्या हुआ? जरूर वो शॉक हो गया होगा मेरी ग्रिप की स्ट्रेंथ को देखकर, और वो उसके मन में ही होती है। रुको, मैं अपनी ग्रिप और ज्यादा टाइट नहीं कर सकती, मुझे नींद आ रही है, और वो वहीं सो जाती है। फिर वेरेन बाहर आ जाता है और सोचता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्या ऐसा इसलिए कि वो लॉर्ड को बहुत ज्यादा ही रिसेंबल करती है? मैं उसे उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता जैसे मैं दूसरे बच्चों को करता हूँ। फिर वेरेन पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ वियान कहता है, माय लॉर्ड, क्या मैं इसे डॉर्मेट्री में छोड़ दूँ? और लुकस कहता है, नहीं, ये यहीं रहेगी। और ये वो सीन है जो हमें नहीं दिखाया जाता। वेरेन को कोई कहता है, कहाँ गए थे तुम? सामने देखकर चौंक जाता है क्योंकि वहां पर लुकस खड़ा था। और वेरेन सामने देखकर चौंक जाता है क्योंकि वहां पर लुकस खड़ा था। लुकस वेरेन से कहता है, मेरे सवाल का आंसर कहाँ है? फिर वेरेन सर झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, मैं एलेनोर को देखने गया था। लुकस कहता है, क्या तुम उसे इतना ज्यादा पसंद करते हो? वेरेन कहता है, हाँ, क्योंकि वो आपकी तरह दिखती है माय लॉर्ड। फिर लुकस कहता है कि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि वो कैरेया के प्लान का हिस्सा नहीं है। फिर वेरेन कहता है, मैं अपनी आंखें उस पर बनाए रखूंगा माय लॉर्ड। फिर वेरेन कहता है, मैं इसके बारे में इतना विचारहीन कैसे हो सकता हूँ? करेहा की एक्सीडेंस ही लॉर्ड के खिलाफ धमकी है। उसका सडनली अपीयर होना, हो सकता है वो करेहा द्वारा भेजी गई एक स्पाई हो। फिर वेरेन उसके नाम के बारे में बताते हुए कहता है, एलेनोर, जिसका अर्थ ही है डोमिनेशन यानी प्रभुत्व। फिर नेक्स्ट सीन में कोई दरवाजे पर गुड्डा फेंकता है और वो होती है हमारी एलेनोर, जो बैठ सके इतनी बड़ी हो चुकी है। फिर बिहान कहता है, तो तुम कह रही हो कि मैं इसे घोड़े की सवारी के लिए नहीं ले जा सकता? फिर माशा कहती है, सर बिहान, मिस एली को अभी थोड़ा और बड़ा होने की जरूरत है घोड़े की सवारी करने के लिए, और आज से हम इसे एली ही कहेंगे क्योंकि इसका निक नेम एली है। और बिहान कहता है, कितना और टाइम? क्या 1 वीक चलेगा? फिर माशा कहती है, बहुत वक्त लगेगा। बिहान कहता है, तो फिर अगले साल? फिर एली कहती है,
मैं ये और नहीं सुन सकती। और वो अपना हाथ खड़ा करके कहती है, मुझे टॉयलेट जाना है। और ये देखकर माशा शौक होते हुए कहती है, मिस एली, क्या आप कह रही हैं कि आपको टॉयलेट जाना है? ओ, हमारी एली कितनी स्मार्ट है। फिर हमारी एली कहती है, इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई, ये रो क्यों रही है इस बात पर? फिर माशा उसे खुशी से उठाते हुए कहती है, मैं सच में खुश हूँ, पर आप इतनी जल्दी बड़ा मत होइए, क्योंकि अभी मुझे लंबे वक्त तक आपके डायपर चेंज करने हैं। और एली खराब सा मुंह बनाते हुए कहती है, पर मैं ये नहीं चाहती। माशा कहती है, मुझे आपके लिए फ्रेश डायपर्स लेके आने चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में एली कहती है, मुझे पता है वो मुझे बहुत ज्यादा अडोर करती है, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे दुश्मन मेरा डायपर चेंज करें। वो अपने गुड्डे को फेंकते हुए कहती है, मैं वो कुछ भी नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ। ये बच्चे की बॉडी कितनी अनकंफर्टेबल है। तभी कोई दरवाजे पर आता है और वो सोचती है, अब कौन है? फिर वो कहती है, हाँ, ये इतनी लापरवाही से स्टेट में कैसे घूम सकते हैं? इन्हें पता होना चाहिए कि मैं एक अभी कमजोर छोटी सी बच्ची हूँ। क्या इन्हें नहीं पता ये सब? फिर उसका पर्स दिखाया जाता है जिसमें लाल बालों वाला लड़का कह रहा होता है, हमारे साथ क्या गलत है? क्या तुमने फाइनली गिव अप कर दिया? तुम वैसे अटैक क्यों नहीं कर रही जैसे तुमने पहले किया था? फिर दूसरा कहता है, देखो ब्लिस, दुनिया कैसे ब्यूटीफुल तरीके से नष्ट हो रही है। और ये दोनों वही होते हैं। लाल बालों वाले लड़के का नाम बारबेका और लड़की जैसे दिखने वाले लड़के का नाम मिकाइल होता है। बारबीका का निकनेम बाबा है। हाँ, मुझे पता है इसके ऊपर ये निकनेम थोड़ा बेकार लग रहा है, पर फिर भी इसे हम बाबा ही बुलाएंगे। और मिकाइल का निकनेम मिका है। और आपको क्या लगता है, ये आदमी बाबा हो सकता है? मुझे तो यही लगता है। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बाबा कहता है, तो ये है एलेनोर, और एलेनोर वहां कांप रही होती है। वाह, ये सच है कि ये लॉर्ड के जैसी दिखती है। ये सच में छोटी है। क्या सभी बच्चे इतने ही छोटे होते हैं? मिका कहता है, अपनी बकवास बंद करो बाबा। और एली ये सब देखकर डर जाती है। मिका कहता है, उसे डराना बंद करो, तुम उसके बहुत ज्यादा पास हो। फिर बाबा कहता है, पर देखो इसे, ये लॉर्ड के जैसी दिखती है, कितना अमेजिंग है। फिर वो अपना हाथ एली की तरफ बढ़ाता है जिससे एली डर जाती है और बाबा उसका हाथ पकड़ लेता है। एली कहती है, क्या तुम मेरा हाथ तोड़ना चाहते हो? फिर बाबा डर कर अपना हाथ पीछे हटाता है और कहता है, इसका हाथ तो सॉफ्ट और स्क्विंजी है। मिका कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बच्ची है। फिर बाबा कहता है, तो सभी बच्चों का ऐसा ही होता है? मिका कहता है, हाँ, ऑफ कोर्स। फिर वो एली की तरफ देखते हैं और बाबा कहता है, क्या सभी बच्चों की लार ऐसे ही टपकती है? ये भी नॉर्मल है? ये सुनकर एली कहते हैं, ये बेकार बॉडी। मेरा थोड़ा सा गार्ड डाउन होते ही लार आ गई। और एली को लार पहुंचते हुए देखकर मिका कहता है, ये हमारी बात समझ सकती है, ये तो एक जीनियस है। बाबा कहता है, सच में? एली, क्या तुम मेरी एक्स पकड़कर देखना चाहोगी? और swoosh करके घुमाने से किसी का सर भी उसके धड़ से अलग हो सकता है। और ये देखकर और एली हंसते हुए सोचती है, क्या ये फूल है? लगता है दुनिया भर के फूल्स यहाँ इकट्ठा हो गए और स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी बन गए। और एली को हंसते हुए देखकर मिका सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता, इतनी बड़ी स्माइल, वो भी लॉर्ड के जैसे सेम चेहरे पर। मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ। और ये सुनकर एली का तो जैसे कलेजा ही बाहर आ जाता है। मिका कहता है, ये कितनी अडोरेबल है। बाबा कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है तुम इसे बड़ा करोगे? तुम जिसे भी अपने साथ लेकर आए हो वो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाया है। मिका एली को गले लगाते हुए कहता है, मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं इसे बड़ा करूंगा। बाबा कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये लॉर्ड की बच्ची है। मिका कहता है, तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड इसकी परवाह करते हैं। बाबा कहता है, पर उन्होंने इसे नाम दिया है। मैं इसे खुद से नहीं समझ पाया। इसके यहाँ रहने का कारण ये है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि इसकी आंखों का लाल कलर क्यों है। और हो सकता है करेहा की भेजी हुई स्पाई हो। बाबा कहते हैं, क्या? जब ये बड़ी होकर एक प्यारी लेडी बन जाएगी और लॉर्ड इसे अडोर करने लगे हैं तो कौन जानता है ये उनके पीठ पर छुरा नहीं घोंपेगी। एली कहती है, सच में मिका शार्प है। जैसे मैंने सोचा था वो मुझसे जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। तभी बाबा उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम मारने के सिवा कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि तुमने कभी भी किसी को बड़ा नहीं किया। मिका कहता है, क्या मैंने किया है? मैंने गोडिया और करवेना को राइज किया है। एली कहती है, ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं। बाबा कहता है, तो क्या तुम्हें प्लांट्स और बेबीज में फर्क नहीं पता? तुम्हें ये सेम दिखाई देते हैं। मिका कहता है, इसमें क्या हुआ? इसे तो मैं ही बड़ा करूंगा, मुझे बस परमिशन लेने की जरूरत है।
फिर एली सोचती है क्या ये सीरियस है। मिका कहता है मुझे बस लॉर्ड से परमिशन लेने की जरूरत है। तभी दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है और वो होता है कोस्टियल, स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी का कैप्टन, और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। और पहले ही बता दूं इसका निकनेम स्टीयल है। देखिए कैप्टन, ये एली को दूर ले जाना चाहता है। मिका कहता है ये ऐसा नहीं है। क्या होगा अगर ये करिहा की स्पाई हुई तो? मैं बस इसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहता हूँ। फिर एली सोचती है तो इसने अपने आप को दिखा ही दिया आखिरकार। कोस्टेल, स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी का कैप्टन जो एक ब्रिलियंट माइंड पोजेस करता है। मेरे पास्ट रिग्रेशंस में यही था जो हर बार मेरे रास्ते में आता था। और बाकी सब इतने क्लेवर नहीं है पर ये जरूर मुझे फिगर आउट कर लेगा। फिर एली सोचती है ये स्वीट स्मेल, ये सेंट हमेशा इसी आदमी से आती है। क्या ये किसी नए पॉइजन की स्मेल है? और अभी भी एली की लार टपक रही होती है। फिर कैलिस्टो अपनी बाजू में हाथ डालता है और एली सोच रही होती है क्या इसने मुझे पहचान लिया? ये जरूर अपना हिडन वेपन निकाल रहा होगा और अब मेरा काम तमाम। तभी कैलिस्टो उसके मुंह में एक चॉकलेट का टुकड़ा डाल देता है। कैलिस्टो कहता है बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है ना? चॉकलेट खाने से एली की आंखें चमक जाती है और वो कहती है ये तो एरिस्टोक्रेट्स डेजर्ट है। मैंने ये अपनी पिछली लाइफ में बहुत खाई हैं पर ये चॉकलेट है। कैलिस्टो बाबा से कहता है बाबा चलो अब एली को मुझे दे दो। एली मेरे साथ आना चाहती है और एली भी अपनी चमकती हुई आंखों से कैलिस्टो की तरफ देख रही होती है। फिर कैलिस्टो उसे ले लेता है। बाबा कहता है ये चीटिंग है कैप्टन। कैलिस्टो कहता है ये एक फेयर फाइट थी, मैंने वो दिया जो इसे पसंद था, ये बस मुझे रिपे करना चाहती है। और एली उसके बाल पकड़कर खींचने लगती है जो देखकर ये दोनों सो को जाते हैं। बाबा कहता है कैप्टन आप जानते हैं ना ये एक छोटी बच्ची है, आप इसकी मिस्टेक को माफ कर दीजिएगा और इसे बाहर मत फेंकिएगा। कैलिस्टो एली को घूर रहा होता है। एली कहती है मैं ये नहीं करना चाहती थी, मेरे हाथों ने अब इसके बालों को अपने आप ही पकड़ लिया, पर यही एक तरीका है जिससे मैं कुछ मांग सकती हूँ। फिर दरवाजा खुलता है और माशा आती है और कहती है मिस एली ये आपके डायपर्स चेंज करने का टाइम है। और उसके हाथों में बहुत सारे कपड़े होते हैं। फिर वो कुछ देखकर चौंक जाती है। कैस्टियल उसे चॉकलेट खिला रहा होता है और एली भी बड़े मजे से चॉकलेट खा रही होती है और वो कहती है वाह ये बहुत ज्यादा यम्मी है, मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। तभी माशा के हाथ से कपड़े गिर जाते हैं और वो कहती है सर कैलिस्टो नहीं, मुझे आपको एक बात बतानी है, नहीं कंफर्म करना है कि ये एक लड़की है, लड़का नहीं। मुझे भी पहले डाउट था ये लड़की है या लड़का है, पर अब पता चल गया कि ये लड़की है। दिखता लड़के जैसा है पर है लड़की, तो अब से मैं इसे लड़की करके ही एड्रेस करूंगी। ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर माशा आगे बढ़ती और कहती है सर कैस्टियल ये खाने के लिए एली को थोड़ा और बड़ा होने की जरूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हमें उसका वेट करना चाहिए जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती? फिर कैस्टियल कहता है पर देखो इसे, ये अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर रही है ताकि इसका स्नैक इससे दूर ना चला जाए। क्या तुम देख नहीं सकती है क्या कर रही है? फिर माशा कहती है पर बच्चों के लिए चॉकलेट अच्छी नहीं होती, बड़ों को मालूम होना चाहिए कि वो बच्चों को क्या दे रहे हैं। फिर माशा कैस्टियल से एली को ले लेती है। फिर कैस्टियल माशा से कहता है अच्छा ऐसा है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन लॉर्ड को हार्म पहुंचाना नहीं है। फिर वो उसके बाल पीछे करते हुए कहता है इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर ये बच्ची बड़ी होकर लॉर्ड को हार्म पहुंचाएगी तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में माशा कहती है मिस एली आप जरूर अनकंफर्टेबल हो गई होंगी है ना, चलिए मैं आपके डायपर्स चेंज कर देती हूँ और आपको एक न्यू ड्रेस पहना देती हूँ। लेकिन एली उदास लग रही होती है, ये देखकर माशा भी चुप हो जाती है। फिर माशा उसे सुलाते हुए कहती है माय लेडी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। फिर एली माशा का नाम लेती है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगती है जहाँ एक लड़की अपनी मॉम को कह रही थी मम्मी देखिए मैं आपके लिए वाइल्ड बेरीज लाई हूँ। उसकी माँ कहती है ओह माय ये तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और ये सब ब्लिस देख रही होती है। फिर एली कहती है मुझे बुरा लग रहा है। दूसरी ओर कोस्टेल अपने हाथ को देख रहा होता है और सोचता है मैं गलत नहीं था, मैंने ब्लिस से माना को सेंस किया था, पर लगता है बाबा और मिका ने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस अपना माना छुपा सकते हैं जो वो पोजेस करते हैं। अगर वो मुझे थोड़ी सी भी सस्पिशियस लगी या थोड़ी सी भी सस्पिशियस हिंट दी तभी मैं उसको खत्म कर दूंगा। फिर वो दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है
सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लुकस कहता है क्या बात है? कोस्टेल कहता है मैं एलिनोर से मिला था। लुकस कहता है तो क्या सोचते हो तुम उसके बारे में? कोस्टेल कहता है वो प्यारी, नो एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, मुझे लगता है उसके पास मैजिक का एप्टीट्यूड है। और लुकस उसे ध्यान से देख रहा होता है। कोस्टेल अपने मन में सोचता है अपनी उम्र को बढ़ाने के साथ साथ अपने मैजिक को भी बढ़ा सकती है तो वो लॉर्ड के लिए फ्यूचर में मोस्ट पावरफुल वेपन बन सकती है। अगर वो अपनी एबिलिटी जागृत कर ले तो वो लॉर्ड के लिए एक रास्ता बन सकती है गॉड्स के रेलम तक जाने का। कोस्टेल कहता है ये अच्छा डिसीजन था कि आपने उसे नाम दिया। जब तक हम उसकी आइडेंटिटी पता नहीं कर लेते। कोस्टेल अपने मन में सोचता है नाम देने का मतलब है उसे बांधे रखना। फिर लुकस अपने सीट से उठता है और कहता है मुझे उसे देखने जाना चाहिए। और ब्लिस को इधर कोई बुला रहा होता है और कहता है ब्लिस कम हियर। लेकिन ब्लिस उसकी तरफ उदासी भरी नजरों से देख रही होती है और कहती है माय लव एडविन, मेरी बाकी की जिंदगियां बेकार थी पर जिस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ थी उसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर इस लाइफ में तो तुम्हें पता ही नहीं कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ। और ये एलेनोर का सपना होता है और वो रोने लग जाती है। फिर एक मेड माशा को बुलाती है। फिर माशा कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है? सब ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एली रो रही थी और कहती है मुझे लगा मैं ये सब भूल चुकी हूँ पर अभी भी कुछ आंसू पीछे बाकी हैं। फिर दूसरी मेड एली को लेती है और कहती है कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, हमारी एली तो रोते हुए भी प्यारी लगती है। माशा कहती है हाँ यही मैं कहना चाहती थी। दूसरी मेड कहती है हमारी लेडी इस कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत लेडी बनेंगी और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पूरी दुनिया के आदमी हमारी लेडी से शादी के लिए हाथ मांगने आएंगे। और ये सुनकर एली सोचती है ये चीजी है पर कोई बात नहीं, अच्छा है बुरा नहीं है इतना। माशा कहती है मुझे लगता है लेडी हम जो कह रहे हैं वो समझ सकती हैं। दूसरी मेड कहती है हाँ वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। तभी गेट खुलता है और लुकस आता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ? मेड्स उसे देखकर चौंक जाती हैं। लुकस कहता है मुझे लगता है मैंने एक मेड को अपॉइंट किया था इसकी देखभाल के लिए। फिर वो मेड माशा को एली देते हुए कहती है आई एम सॉरी, हम बस लेडी को कंसर्न करा रहे थे क्योंकि वो आपकी बेटी है। लुकस कहता है तुम लोग कह रहे हो कि ये मेरी बेटी है? जल्दी आंसर दो, क्या तुम्हें लगता है ये मेरी बेटी है? और मेड्स लुकस के आगे झुकी हुई होती हैं। माशा सोचती है लॉर्ड सही हैं, उन्होंने बस मुझे मिस एली की देखभाल के लिए कहा था। और ये सुनकर एली उदास हो जाती है। सोचती है मुझे नहीं पता तुम ह्यूमंस को आराम से क्यों नहीं रहने देते, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो रोने लग जाती है। मासा उसे चुप कराते हुए कहती है मिस एली रोइए मत, चुप हो जाइए। लुकस उसे खतरनाक तरीके से घूर रहा होता है और कहता है ये क्यों रो रही है? और माशा कांपने लगती है। लुकस उसके नजदीक आ रहा होता है और माशा डरते हुए पीछे होती है और कहती है मुझे भी पक्का नहीं पता। लुकस कहता है तुम्हें नहीं पता? तुम तो नन्ही हो ना बच्चों की, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता? लगता है तुमने अपनी जॉब अच्छे से नहीं की, इसका मतलब तुम यूजलेस हो। एली अपने मन में कहती है माशा, और वो अपने दोनों हाथ आगे करते हुए कहती है ओए तुम रूड बास्टर्ड, हमें अकेला छोड़ दो। तुमने हर टाइम लाइन में वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया है तो अब तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन एली के मुंह से सिर्फ बाबा निकलता है। लुकस कहता है अभी क्या कहा इसने? माशा कहती है मुझे लगता है इसने आपको पापा कहा माय लॉर्ड। एली मन में कहती है माशा। लुकस कहता है इसने मुझे पापा कहा? एली कहती है ऐसा नहीं है यू डेविल। फिर लुकस उनकी तरफ चलकर आ रहा होता है। फिर वो अपना हाथ एली की तरफ बढ़ाता है लेकिन एली उसके हाथ को धक्का देते हुए कहती है तुम्हें एक लेसन सिखाने की जरूरत है ताकि तुम अपने सेंस में आ जाओ। फिर वो उसे मारते हुए कहती है क्यों ये हेल के जितना दर्द कर रहा है ना? लुकस कहता है ये इसका क्या मतलब है? एली कहती है माशा बताओ इसे कि मैं इसे एक लेसन सिखा रही हूँ। माशा कहती है हो सकता है ये मिस का तरीका उनके साथ खेलने के लिए कहने का। ये सुनकर एली शॉक हो जाती है और लुकस कुछ सोच रहा होता है। फिर लुकस एली का हाथ पकड़ लेता है। माशा घबराते हुए कहती है इनका हाथ इतने जोर से मत पकड़िए वरना हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी। तो फिर कैसे पकड़ूं? माशा कहती है ऐसे स्लोली पकड़िए माय लॉर्ड। कैसा रहेगा कि अगर आप इन्हें गोदी ले लें? ये सुनकर एली चौंक जाती है। दूसरी मेड कहती है मिस एली को बड़ा होने के लिए पेरेंटल लव की जरूरत है। अगर बच्चे और पेरेंट्स के बीच स्टेबल रिलेशनशिप नहीं हुई तो वो बच्चा इनसिक्योर बड़ा होगा और इजीली रोने लग जाएगा। लगता है लेडी
माशा और लॉर्ड को अपना पेरेंट्स मान रही हैं। माय लॉर्ड, कैसा होगा अगर आप लेडी को टाइम टू टाइम गले लगाएं? मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे नफरत करती हूँ। क्या तुम सब पागल हो गए हो? तभी लुकस के पीछे से कोस्टेल कहता है, हाँ माय लॉर्ड, मैंने भी एली को गले लगाया, ये इतना भी बुरा नहीं है। हमारी तरह एली भी सोचती है, अब ये अचानक से कहाँ से टपक पड़ा? जो भी हो, मुझे नहीं लगता मैं किसी पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। तभी लुकस एली के हाथ पर हाथ रखता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। फिर एली उसे पीटते हुए कहती है, जब तक मैं अच्छे से बोल रही हूँ छोड़ दो मुझे। लुकस कहता है, ये फिर से क्या कर रही है? मेड कहती है, इनके चेहरे पर हैप्पी एक्सप्रेशन है। एली कहती है, नहीं। फिर वो मेड कहती है, बच्चे अपना बैलेंस बनाने के लिए ऐसा करते हैं और जब वो खुश होते हैं तब ऐसा करते हैं। लुकस कहता है, अडोरेबल। फिर एक मेड कहती है, पर्डन। लुकस कहता है, नहीं कुछ नहीं। एली उसकी तरफ घूर कर देख रही होती है और कहती है, बस तुम मेरा वेट करो जब तक मुझे मेरी स्ट्रेंथ नहीं मिल जाती। और एली फिर सो जाती है। चश्मे वाली मेड कहती है, जरूर वो थक गई होंगी। दूसरी मेड कहती है, वो जल्दी ही सो गई। फिर चश्मे वाली मेड दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, हमें भी चलना चाहिए। फिर वो कुछ देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है, इन्होंने अभी स्माइल किया। और लुकस एली को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। फिर एली कहती है, मैं ब्लिस, जिसने वर्ल्ड को बचाने के लिए बहुत सारी लाइफ्स जी हैं, और इस लाइफ में मैं एलिनोर ब्रांडेट हूँ। ये पार्ट स्टार्ट होता है और एली कहती है, मैं इन फूल्स के साथ यहाँ क्यों बैठी हूँ? और वो लुकस के साथ मीटिंग में बैठी हुई होती है। तभी एक लेडी कहती है, योर ग्रेस, क्या ये सच में आपका बच्चा है? एली कहती है, अब मुझ में ये डिनाई करने की और स्ट्रेंथ नहीं बची। फिर लुकस कहता है, ये मेरा बच्चा है, तुम इसे मेरी बेटी मान सकते हो, मैंने इसे नाम दिया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। एली लुकस का अंगूठा चबाते हुए सोचती है, ये डिस्गस्टिंग है, मुझे जाने दो। बिहान कहता है, ये इधर उधर हिल रही है, हो सकता है अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। इस बात पर लुकस कहता है, ये इसका एक्सप्रेस करने का तरीका है कि वो मुझे कितना लाइक करती है। एली कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? लुकस कहता है, ये बेबी के अफेक्शन शो करने का तरीका है, कितना कॉम्प्लेक्स है। ये सुनकर एली हंसने लगती है और कहती है, कितना बेतुका है, क्या ये पागल हो गया है? तभी एक लेडी कहती है, हमारी लिटिल प्रिंसेस के पास में सच में एक एलिगेंट स्माइल है। फिर लुकस कहता है, तो सब चीज अब सेटल हो चुकी हैं, अब से सब कोई इसे प्रिंसेस एलेनोर बुलाएगा। ये सुनकर एली कहती है, ये सच में पागल हो गया है। मिका कहती है, ये सुनने में कितना अच्छा है, और मन में कहती है, मैं एली के क्लोज आने का वेट नहीं कर सकती। एली सोचती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। और वेरन उसे देख रहा होता है। फिर वो अपना हाथ एली की तरफ बढ़ाता है और एली उसकी अंगुली पकड़ लेती है और कहती है, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। ये देखकर वेरन खुश हो जाता है और बिहान कहता है, हे, तुम अकेले नहीं हो जिसका हाथ एली ने पकड़ा है, उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। और ये सब देखकर लुकस गुस्सा होते हुए कहता है, वेरन, इसका क्या मतलब है? वेरन अपना हाथ हटाते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, मुझे भी नहीं पता। एली सोचती है, इसका गुस्सा बिना बात के। फिर लुकस अपना हाथ एली के आगे लाता है और एली सोचती है, ये सच में हंगामा खड़ा करने के लिए डिटरमाइन है। फिर जिस साइड एली अपना सिर करती है उसी तरफ लुकस अपना हाथ ले आता है, तो एली कहती है, इसे हटाओ इधर से, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और फिर तंग आकर एली लुकस का हाथ पकड़ लेती है। लुकस कहता है, मीटिंग स्टार्ट करो और अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करो। एली सोचती है, चलो, ये बुरा भी नहीं है, मुझे यहाँ पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। फिर एक बूढ़ा आदमी कहता है, योर ग्रेस, हमें इंपीरियल हाइनेस रीना की बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम उनका फेवर गेन कर सकें उस दिन। एली सोचती है, इंपीरियल प्रिंसेस रीना जो एम्परर की इकलौती बेटी है और ह्यूमैनिटी के खत्म होने के पीछे का कारण है। लुकस की अथॉरिटी काबू में रखने के लिए रीना की शादी एम्परर ने लुकस से कराई थी, लेकिन रीना ने उसे बिट्रे कर दिया। पर उसने ऐसा किया क्यों? इवन वो एक सेल्फिश वुमन थी, हो सकता है बिट्रे करने के पीछे और कुछ कारण ना हो। फिर लुकस कहता है, एक गिफ्ट के लिए इतना स्ट्रेस क्यों? उसके लिए ज्वेल्स प्रिपेयर कर दो। ये सुनकर एली सोचती है, ये बिट्रे करने के लायक ही है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, योर ग्रेस, मुझे लगता है आप फोकस नहीं कर पा रहे इस बच्चे के यहाँ होने से।
इसे इसके रूम में भेजना ही अच्छा है। आफ्टर ऑल हम एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर कोस्टेल कहता है, रोडन, जो लॉर्ड ने पहले कहा वो क्लियर नहीं है। एली लॉर्ड की डॉटर है और हमारी लिटिल प्रिंसेस है। इनके पास सारी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर प्रेजेंट रहने की। फिर रोडन कहता है, वो अभी एक बच्ची है, क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये कोई सिंपल बात नहीं है, ये इंपीरियल प्रिंसेस रीना के बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में है। ये इंपीरियल फैमिली का ध्यान अपनी ओर करने का अच्छा मौका है। एली सोचती है, तो इस तरह वो दोनों मिले थे। वो रोडन के बारे में बताते हुए कहती है, रो कार्डोन लुकस के वेसल्स में से एक, जो लुकस के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। स्टोन कोल्ड पर्सनैलिटी वाला आदमी जिसकी स्कीम्स और बुद्धिमत्ता को एम्परर भी मानता है। मिका कहती है, उसकी तरफ देख बुढ़ाऊ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? या तेरी उम्र के कारण तुझे सुनने में दिक्कत है? लॉर्ड ने साफ साफ कहा है कि वो हमारी प्रिंसेस है। वेल, तेरा एक पैर कब्र में लटका हुआ है तो ये भी सेंस बनाता है कि तुझे समझने में दिक्कत हो रही है ना? कार्डोन के पास बैठी लेडी घबराते हुए कहती है, सर कार्डोन। और एली सोचती है, ये सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं होनी चाहिए थी। ये मैटर नहीं करता कि वो कितने पुलिस दिखाई दे रहे हैं, वो फिर भी स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी हैं। ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, अगर तुम उनके अगेंस्ट जाओगे तो वो बहुत ज्यादा रूथलेस बन जाएंगे, चाहे तुम कोई भी हो। कोस्टेल कहता है, सबको शांत हो जाना चाहिए। रोडोन, क्या कुछ और भी है जो तुम्हें डिससेटिस्फाई कर रहा है? गाइस, रोडोन और कार्डोन एक ही हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये रोडोन कौन है। और कोस्टेल की बात सुनकर कार्डोन कहता है, मैं अभी भी इसे प्रिंसेस के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक हम नहीं जानते कि ये बच्चा कौन है। ब्रेंडेड डची के वेसल्स के थर्ड जनरेशन का पार्ट होने के कारण मैं डची की रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाने का परमिट नहीं दे सकता। ये सुनकर कोस्टेल को हंसी आ जाती है और कहता है, मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड। फिर वो कार्डोन से कहता है, ये फालतू का रीजन है, सो जस्ट स्टॉप, डोंट माइंड मी, कंटिन्यू। कार्डोन उसे घूर रहा होता है, फिर कहता है, मैंने सोचा तुम हमारे काम की इम्पोर्टेंस जानते हो पर मैं गलत था। कोस्टेल कहता है, मिस्टेक? अब कौन है जो मिस्टेक कर रहा है? और एली उसकी तरफ देख रही होती है। कोस्टेल कहता है, तुम एक फालतू की पोजीशन होल्ड किए हुए हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम्हें पता उनके साथ क्या होता है जो लॉर्ड के अगेंस्ट जाते हैं? पर तुमसे बेटर और कौन जान सकता है? एली कहती है, अगर चीजें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो ये किसी की मौत पर जाकर खत्म होंगी। रोय कार्डोन की मौत से ड्यूक की बौद्धिक नींव कमजोर हो सकती है। लुकस के हजारों दुश्मन हैं। बिना किसी स्ट्रेटेजिक प्लान के लुकस के दुश्मन उस पर हमला कर सकते हैं और मैं भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगी तब। कार्डोन कहता है, सर कोस्टेल, आपने इसके बारे में तो सुना होगा, द लैंड ऑफ रोहान। और एली भी इस पर ध्यान देने लगती है। फिर एक आदमी कहता है, तो ये लैंड ऑफ रोहान की बात है तो क्या आप उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं? एली सोचती है, वो जगह क्रेफिया कॉन्टिनेंट के साउथ की तरफ लोकेटेड है। लैंड ऑफ रोहान, जहाँ बारबेरिक ट्राइब्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं, जहाँ जंगल और डेजर्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एक अबेंडेंड लैंड। कोस्टेल कहता है, इस एम्पायर में ऐसा कौन है जो इसके बारे में ना जानता हो? इसका हमारे अभी के डिस्कशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारी लॉर्ड के लिए निष्ठा के बारे में पूछ रहा हूँ, तो ये बकवास बंद करो। कार्डोन कहता है, मेरी बात सुनिए सर कोस्टेल, लॉर्ड को द लैंड ऑफ रोहान जाने की जरूरत है। एली ये सब ध्यान से सुन रही होती है और मन में कहती है, ब्रेंडेड हाउस की समृद्धि के भले के लिए इंपीरियल फैमिली से एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तभी कार्डोन कहता है, प्रिंसेस रीना के बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम एक्शन लेने के लिए बहुत अच्छा है। हमारी कन्वर्सेशन का फर्स्ट पॉइंट इंपीरियल प्रिंसेस होनी चाहिए। तभी कोस्टेल कहता है, वो एक सनकी गुस्सैल औरत के रूप में जानी जाती है। क्या तुम चाहते हो कि हम इस इंफॉर्मेशन के साथ प्रोसीड करें? ये भले ही एक डिसेंट गिफ्ट है पर ये उसके लिए काफी नहीं है। वेल देन, क्या हमें एक ट्रेजर ढूंढना चाहिए जब हम रोहान होंगे? कार्डोन कहता है, हाँ यही प्लान है। लैंड ऑफ रोहान एक अनसुलझी जगह है, ऑर्डिनरी पीपल उसे पार नहीं कर सकते, पर हम वेल ट्रेंड आर्मी के साथ हम उसे एक्वायर कर सकते हैं। अभियान के दौरान अगर हम एक
यूनिक ट्रेजर ढूंढ लेते हैं तो मैं श्योर हूँ ये एक वर्थ एक्सप्लोरिंग होगी। ये सारी बात सुनकर एली सोचती है ये जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। मेरे प्रीवियस रिग्रेशंस में जिस हाउस ने इंपीरियल फैमिली की अटेंशन गेन की थी वो क्रमेर डची थी। लैंड ऑफ रोहान से जो ट्रेजर डिस्कवर किया गया था उसे लेकर प्रिंसेस बहुत खुश थी। कितना स्मार्ट बुड्ढा है, मुझे इसे अपने साइड लेकर एक सबॉर्डिनेट बना लेना चाहिए। कोस्टेल कहता है हाउ मैड, तू कह रहा है कि लॉर्ड खुद से उस जैसी जगह पर जाएं? तू अभी भी हेल्दी दिखाई दे रहा है पर लगता है तू सठिया गया है बुड्ढे। पीछे से एली कहती है रुको और दौड़ने लगती है और लुकस कहता है एलेनोर ये अभी डिसाइड मत करो, इसके बारे में फिर से सोचो। और फिर वो कोस्टेल का हाथ पकड़ लेती है। कोस्टेल उसे देखता है और एली सोचती है तुमने अभी तक वो जगह देखी नहीं है तो प्लीज काम डाउन हो जाओ। फिर कोस्टेल कहता है तुम अभी क्या कर रही हो। फिर एली को होश आता है कि उसने क्या किया है और सोचती है ये जरूर अपसेट होगा और अब ये मुझे मार देगा। कोस्टेल उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है और एली अपनी आँख बंद कर सोचती है गुड बाय मेरी लाइफ, ये एक और एंड है मेरी लाइफ का। और कोस्टेल मुंह पर हाथ रख के कहता है ओह माय। फिर एली अपनी एक आँख खोलकर देखती है कि क्या हो रहा है और कोस्टेल रोते हुए कहता है तुम मुझे हक कर रही हो। ये सुनकर एली के तोते उड़ जाते हैं। कोस्टेल कहता है तुम इसलिए दौड़ के आई कि तुम मुझे हक कर सको, वो भी अपनी पूरी बॉडी के साथ। तुम मुझे इतना लाइक करती हो, मैं सच में बहुत खुश हूँ। एली भी उसे ऐसे देखती है जैसे कह रही हो नॉनसेंस। लुकस कहता है फूल, वो तुम्हें रोक रही है ना कि हक कर रही है क्योंकि तुमने उसे डरा दिया है। एली अपने मन में सोचती है सबसे डरावने तुम हो यहाँ। फिर कोस्टेल कहता है सॉरी माय लॉर्ड, मैंने अनप्रॉपर बिहेव किया। और लुकस के चारों तरफ से डार्क ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी एक ओल्ड पर्सन कहता है आपको जरूर प्राउड है योर ग्रेस क्योंकि प्रिंसेस काइंड हार्टेड है, इवन वो अभी भी बहुत छोटी है। एली अपने मन में कहती है इस दुनिया को विनाश में ढहने से रोकने के लिए हमें उस जगह पर कब्जा करना होगा। मैं क्रामेर हाउस को उसे एक्वायर नहीं करने दे सकती। मैं एक बार और रिग्रेस हो चुकी हूँ, हो सकता है ये मेरा लास्ट चांस हो। फिर वो कहती है वैंड ऑफ वोहान मतलब लैंड ऑफ रोहान, क्योंकि वो इस बार अपने मुंह से कहती है मन में नहीं, इसलिए वो छोटी है तो तोतली आवाज निकल रही है। फिर ये सुनकर कार्डोन उसे अचंभे से देखने लगता है। फिर एली कहती है पापा लेट्स गो। फिर वो सोचती है ये इकलौता रास्ता है ताकि वो मुझे समझ सके। ये थोड़ा क्रिंज है पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसे समझाने का। और ये बात लुकस को समझ नहीं आती तो वो कहता है पापा द बेस्ट। कार्डोन कहता है लैंड ऑफ रोहान जाएं, क्या यही तुम्हारा मतलब है? एली कहती है हाँ हाँ एग्जैक्टली यही। बिहान कहता है देखो मुझे लगता है ये कुछ और कह रही है, ये कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है हमारी बातें समझने के लिए। और वैसे भी क्या तुम भूल गए तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अपने दिमाग का इलाज करा बुड्ढे। फिर लुकस कहता है बस यहीं रुक जाओ। लुकस दुखी होते हुए कहता है वेरन कोस्टेल इसे लेकर मेरे ऑफिस चलो। फिर वो ऑफिस आ जाते हैं और एली कुछ लिख रही होती है। फिर वो सोचती है ये स्टूपिड इडियट्स, इनमें से किसी ने नहीं समझा जो मैंने कहा, इनके कान किस लिए हैं। फिर वो लुकस को वो पेपर दे देती है और लुकस उसे देख रहा होता है। एली मन में कहती है अगर ये अभी भी नहीं समझे तो इनकी आंखें बस डेकोरेशन के लिए हैं। हमें लैंड ऑफ रोहान को लेना होगा, वो एक बड़ी टेरिटरी है और वहाँ वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, हम बहुत ज्यादा रिच बन सकते हैं। अगर हम इंपीरियल प्रिंसेस को यहाँ से कुछ गिफ्ट देंगे तो वो हमें एक्सचेंज में ये लैंड देगी। और ये सब पढ़कर लुकस शॉक हो जाता है। वेरेन और कोस्टेल के भी होश उड़ जाते हैं। कोस्टेल कहता है ये अच्छे से लिख सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एली कहती है मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी, एक छोटा बच्चा इतना अच्छे से लिख सकता है, ये सच में सोचेंगे कि ये वियर्ड है। मैंने ऐसा फिर से कर दिया, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई। लुकस लेटर को देखकर कहता है व्हाट ए जीनियस। ये सुनकर एली शॉक हो जाती है। लुकस कहता है ये एक्सीलेंस का अनदर लेवल है। और वो कोस्टेल से कहता है क्या तुम जानते हो इसने ये कहाँ से सीखा? कोस्टेल कहता है
हो सकता है उसने रीडिंग के टाइम ये सीखा हो, क्योंकि माशा मेंशन कर रही थी कि ये अक्सर बुक पढ़ती है। और लुकस कहता है, एलेनोर क्या तुम इन सब का मतलब जानती हो? और एलेनोर हाँ में सिर हिलाती है। कोस्टेल कहता है, कितना अलग है। एली एक सच में रिमार्केबल गिफ्ट है, पर ये इनके बारे में इतना सब कैसे जानती है? एली अपने मन में सोचती है, मेरा अभी के लिए गोल इनकी एक वीकनेस ढूंढना है ताकि मैं इनके अगेंस्ट उसे यूज कर सकूं, पर अभी भी मैं बहुत छोटी हूँ। मैं और भी ज़्यादा ट्रबल में आ जाऊंगी अगर इन्होंने मुझे सस्पिशियस फाइंड किया तो। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्यूटनेस स्ट्रेटेजी यूज करके इन्हें फूल बनाऊंगी। फिर वो हंसने लगती है और ये देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। और कोस्टेल अपना हाथ उठा लेता है, पता नहीं किस लिए, और वेरन अपना सर घुमा लेता है। एली बाहर से तो हंस रही होती है लेकिन मन में सोचती है, शिट मैं तो गई। फिर वेरन प्रिंट बोलता है और एली की एक फोटो ले लेता है और एली सोचती है कि ये क्या हुआ। वेरन कहता है, माय लॉर्ड क्या आप देखना चाहोगे? लुकस कहता है, ये क्या है? लुकस फोटो देखने लगता है और वेरन बताता है, ये एक इमेज प्रिजर्विंग मैजिक है, जिससे एक कागज के टुकड़े पर इमेज स्टोर हो जाती है, जिसे फोटो कहते हैं। यूजुअली कॉमनर फैमिलीज फोटो स्टूडियो जाकर अपनी बहुत सारी फोटोज खिंचवाते हैं। लुकस कहता है, और फोटोज लो। तो वेरन उसकी बहुत ज़्यादा फोटोज ले लेता है और एली अपनी फोटो देखकर मन में कहती है, अनबिलीवेबल, मैं विश्वास नहीं कर सकती इन्होंने मेरी ऐसी स्टेट में फोटो ली है। और वो अपनी फोटो को ध्यान से देखने लगती है और वो अपनी फोटो को उछाल देती है और कहती है, इसे बंद करो। और लुकस उसे पकड़कर अपने पेपर के बंडल्स के आगे रख लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। एली कहती है, इसे मुझे दो, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कोस्टेल कहता है, तो ये सब सेटल हो चुका है, तो हम जिस मैटर पर बात कर रहे थे उस पर वापस चलें। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये एक स्किल के सिमिलर है। प्रेकोग्निटिव ड्रीम्स, हाँ वही जिसमें पहले ही सपने आने लगते हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्रेकोग्निटिव ड्रीम्स सिर्फ एक प्रोजेक्शन है और इनकी कोई गारंटी नहीं होती। फैक्ट के बावजूद ये रियलिस्टिक होंगे और इंफॉर्मेशन अभी भी कुछ लैक कर रही है। एली कहती है, मुझे पता था स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी के कैप्टन को इतनी सी इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती। चलो जो भी हो, अब इसे संभालो। और वो अपने हाथ आगे पीछे हिलाने लगती है और जैसे एली हाथ हिला रही है ना, उसे देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ गई। क्योंकि ऐसे तो हाथ, मतलब जब दूध बिलोते हैं, छाछ बिलोते हैं, तब दादी आगे पीछे हाथ हिलाती थी। तो वो कढ़ावनी थी ना, उसमें छाछ, मतलब अब तो मशीन आ गई है लेकिन पहले तो कढ़ावनी में छाछ पिलोती थी और छाछ का मतलब उसमें से मक्खन निकालती थी, तो वो हमें खिलाती थी। मुझे अभी भी याद है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था। और छाछ को छानने के बाद उसमें जो फोई बचती थी, मतलब जो उसका ऊपर का हिस्सा बचता था, तो वो तो और भी अच्छा लगता था। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है ये। अगर आपका खाया हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। पर अब तो उसे बहुत याद करते हैं क्योंकि अब सब जगह मिलावट आ गई है, तो अब वो खा भी नहीं सकते और अब तो इतनी अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन देसी गाय का दूध और छाछ दही गजब का लगता था। पर अब बैक टू द टॉपिक। एल कहती है, अब ये बताओ ये कैसा है? सुपर क्यूट है ना? हाँ बोलो, पिक्चर लो, यू फूल्स, ऐसे देख क्या रहे हो? ये देखकर लुकस कहता है, ये क्या कर रही है? वाइट फ्लैग ब्लू फ्लैग। और ये सुनकर तो एली का मुंह ही उतर जाता है। और ये वाइट फ्लैग और ब्लू फ्लैग एक गेम है इस वर्ल्ड में, ओके। फिर लुकस कुछ सोचने लगता है और फिर वो कहता है, एली कुछ कहना चाहती है इसलिए वो अपीयर हुई है, तो चलो इसकी अब कंटिन्यूअसली देखभाल करेंगे। कोस्टेल कहता है, क्या मैं इसे लिखने के लिए कुछ दे दूं? लुकस कहता है, हाँ ये सही है, पर ये अभी बहुत ज़्यादा छोटी है ना, तो वो थोड़ा धीरे लिखती है। कोस्टेल कहता है, तो क्या मैं मार्शा को ले आऊं? वो
एलेनोर की नैनी है, तो हो सकता है वो ये जो कहे वो अच्छे से समझ जाए। फिर लुकस कहता है हाँ ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। फिर माशा को लाया जाता है। तब तक रात हो जाती है और माशा कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा माय लॉर्ड, पर मैं अभी भी थोड़ा मेड होने में लैग करती हूँ, मैं नहीं समझ पा रही क्या मिस क्या कह रही हैं। लुकस कहता है कोई बात नहीं, एक मेड सब कुछ तो नहीं कर सकती। और लुकस की ये बात सुनकर एली सोचती है हाँ इसके साथ क्या हुआ, क्या मैं उसी पर्सन को देख रही हूँ जो कुछ देर पहले माशा को धमका रहा था। डेविल की मर्सी, मुझे नहीं पता था मैं ये देखने तक जिंदा भी रह पाऊंगी। तभी गेट खुलता है और कोस्टेल आते हुए कहता है माशा क्या तुम इसी के बारे में बात कर रही थी। और एली उसकी तरफ देख रही होती है। तभी माशा कहती है यस माय लॉर्ड, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। और वो एक बच्चा होता है और वो कहता है ये खुशी की बात है कि मैं आपसे मिला माय लॉर्ड, मेरा नाम थियोरका है।